Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने कार्नेट इंजन और उसके बाद हम लोगों ने इसकी मजीद एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इसके फीचर्स और इसकी इस्तेलाहात को बखूबी देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों इंट्रॉपी। एंट्रोपी चेंज होगी तो माहौल पर कौन सा असर पड़ेगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस कौन से हो सकते हैं, या एंट्रोपी का जो हमारे पास असल मकसद है, या एंट्रोपी की जो हमारे पास खसूसियात है उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ किस तरह से कंपेयर करेंगे, आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सकें। तो चलें बच्चे, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आप लोगों के क्लियर हो सके। मजीद अगर क्वेश्चन कोई भी हो तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बच्चे जो इंट्रॉपी है वो क्या है? जो आपके पास इंट्रॉपी होती है असल में ये एक डिसऑर्डर होता है किसी भी सिस्टम में। एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर को चलते हुए वहां पर किसी चीज की या किसी किस्म की कोई डिसऑर्डरनेस आ जाए, यहाँ वहां पर कोई खलल आ जाए तो उस चीज को हम लोग इंट्रॉपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट्स का चेंज हो जाना, अचानक से ही हवा का रुक जाना, ये जितने भी क्राइसिस हैं जिसमें अचानक से किसी चीज में रद्दोबदल हो, यानी कोई काम करने के लिए हीट चाहिए होती है या किसी काम को ना करने के लिए हीट की जरूरत ना हो, लो लॉस्ट ऑफ एनर्जी, अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी, ये जितने भी बच्चे चेंजिंग हो गए वो आपके पास इंट्रॉपी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके पास इंट्रॉपी कहलाएंगे। इंट्रॉपी को हम लोग काफी वे से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ ये है, अगर आप लोगों को डेफिनेशन के तौर पर पूछा गया इंट्रॉपी क्या है और इसका टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है, या इस तरह से पूछा जाए कि इंट्रॉपी क्या है और इसको हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो बच्चों उसके लिए आप लोगों का ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछता है और कहता है कि इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कंपेयर करें, तो वो बच्चे आपका ये वाला पैराग्राफ हो जाएगा। इसके बाद मैंने इनके सेक्शंस बनाए हैं इनकी हेडिंग्स के साथ प्रॉपर, ताकि आप लोगों को क्वेश्चनाइजिंग करने में, वहां पर उसको स्टेप्स के साथ लिखने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपका इंट्रॉपी। इंट्रॉपी क्या होता है? इंट्रॉपी इज अ स्टेट ऑफ द वेरिएबल। ये एक स्टेट है वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब जो चीज खासा हद तक चेंज हो सकती है। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम टू डू वर्क। सिस्टम से एनर्जी की गैर हतमी यकीनी, मतलब वहां से हम लोग एनर्जी हासिल नहीं कर सकते उस सिस्टम से, तो वो बच्चे क्या है आपके पास एक किस्म का डिसऑर्डर है। एक चलता हुआ प्रोसीजर रुक जाए वो भी क्या है आपका डिसऑर्डर, खलल है। डिग्री ऑफ द डिसऑर्डर इन द सिस्टम। सिस्टम में जो खलल होगा उसकी जो डिग्री होगी, यानी कि उसकी जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी बच्चों? वो एक किस्म की इंट्रॉपी होगी। अचानक से किसी चीज में चेंजिंग आ जाना और उस चीज में रद्दोबदल आ जाना बच्चे, वो आपके पास क्या कहलाएगी? वो आपकी इंट्रॉपी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्लाइमेट्स का जो चेंज होना है वो भी क्या है? एक किस्म से इंट्रॉपी है। एकदम से हवा का रुक जाना, फिर अचानक से बहुत ज्यादा हवा का चलना, फिर अचानक से आंधी तूफान, इस तरह के जो मौसमी सूरत हाल है वो तब्दील होते रहना, ये भी बच्चे आपका इंट्रॉपी वाले सिस्टम में इंक्लूड होता है। तो उस लिहाज से हम जो सिस्टम की इंट्रॉपी है उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इफ अ सिस्टम अब्सॉर्ब्स और रिजेक्ट द हीट डेल्टा डेल्टा क्यू। अगर कोई सिस्टम हीट जज़ब करता है या डेल क्यू यानी हीट खारिज करता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पर, तो जो वहां पर चेंज इन एंट्रोपी होगा बच्चे वो होगा आपका डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। जो एनर्जी वहां पर प्रोवाइड की जा रही है किसकी मदद से? टेम्परेचर टी की वजह से। तो बच्चे ये आपके पास चेंज इन एंट्रोपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चेंज इन एंट्रोपी। क्योंकि किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी का जो चेंज होता है वो असल में वहां पर जो उसका सोर्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट्स सपोज दैट आपके पास ये एक किस्म का बीकर है, इसमें यहाँ तक आप लोगों ने प्रेशर पी अप्लाई किया हुआ है, इसके अंदर पार्टिकल्स है। फर्ज करें इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड है और नीचे जो है वो एक परफेक्ट कंडक्टर यानी कंडक्टिंग स्लैब कह लें या कंडक्टिंग बेस कह लें, जो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में
रेफ्रिजरेटर में भी ये चीज पढ़ चुके हुए हैं, उसके बाद इंजन में भी हम लोगों ने ये चीज की हुई है, फिर हम लोगों ने हीट इंजन में भी की, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जितने भी हमने हीट थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक्स पढ़े हैं वहां पर हम लोग इसका जो इंक्लूजन है वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। देखें यहाँ पर जब किसी सिस्टम को हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे या टी टेम्परेचर देंगे तो फॉर एग्जांपल वहां पर मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, चाहे वो रैंडम मोशन है, थर्मल मोशन है, या वहां पर उनकी कोलिजन की मोशन है, उनकी वजह से क्या होगा, वहां पर जो हीट की मकदार है वो बच्चे चेंज हो सकती है, क्योंकि जब वो कोलिजन करेंगे तो अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को और वो फिर इस तरह से रैंडमली मोशन करेंगे और अपनी एनर्जी को चेंज करते रहेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर की मौजूदगी में जो हीट वहां पर डिलीवर हो रही है उसका जो डिसऑर्डरनेस होगा वो बच्चे क्या होगा आपके पास, वो एंट्रोपी चेंज होगा। अंडरस्टूड है। दूसरे नंबर पर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिएगा, अगर आपको शार्प क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का तो बच्चे याद रखने आप लोग प्राइमरी या 9th-10th में नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में है, आपको प्रॉपर हेडिंग्स, प्रॉपर वहां पर कंक्लूजन, प्रॉपर उसकी फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने सिर्फ डेफिनेशन को वहां पर पुट कर दिया तो बच्चे इस तरह से कोई भी खुलासा वहां पर काम नहीं आएगा। तो लिहाजा बड़ी एहतियात के साथ आप लोगों ने अपने नंबर्स को सेव करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, कब ये पॉजिटिव होगी कब ये नेगेटिव, साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं, वो इस तरह से भी कह सकते हैं व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ द एंट्रोपी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। या कहेगा डिफाइन एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन ब्रीफली, तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो इस तरह से, द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, एंट्रोपी कब पॉजिटिव होगी, व्हेन द डेल्टा क्यू इज एडेड, यानी कि जब हम लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उस टेम्परेचर प्रोवाइड करने से जो उसके मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो अपने आर्डर को लूज करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले तो वो कांस्टेंट हालत में हरकत कर रहे हैं, लेकिन जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो उनके पार्टिकल्स की मोशन चेंज हो गई है, मे बी पहले से ज्यादा तेज हो गई है, तो लिहाजा वहां पर एक डिसऑर्डर हो गया यानी एंट्रोपी, तो वो एंट्रोपी क्या करेगी, मजीद भरेगी, तो वो क्या होगी फिर पॉजिटिव। और इसी तरह से क्या होगा कि वो नेगेटिव होगी एंट्रोपी कब, जब उसमें से हीट को रिमूव करेंगे, हीट को निकालेंगे, और हीट को किस तरह से, हमारे पास हम टेम्परेचर देना बंद कर देंगे, ऊपर से प्रेशर को थोड़ा सा रिमूव कर देंगे तो वो क्या होगी, हीट खारिज हो जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ द एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन, क्यों, क्योंकि बच्चे जो एनर्जी है ना, एनर्जी इसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में, तो जो हमारे पास इसका यूनिट आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन आ जाएगा। अंडरस्टूड है। तीसरे नंबर तक इसका कंसेप्ट किसने, इसका कंसेप्ट रुडोल्फ सेल्सियस इन 1856 में दिया था, किसमें दिया था, 1956 में एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ क्लासियस, उसने 1956 में इस लॉ को पेश किया जिसके मुताबिक ये असल में क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्वांटिटेटिव बेस है। क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्वांटिटेटिव बेस कहलाती है। दूसरे नंबर पर बच्चे किस तरह हम इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कंपेयर करते हैं वो हम लोग देखने लगे हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ द ये बच्चे एंट्रोपी की जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कंपैरिजन है या उसकी इस्तेलाहात से मैचिंग है वो किस तरह से डन होगी वो देखते हैं। इफ अ सिस्टम, फर्ज करें अगर कोई सिस्टम नेचुरल प्रोसेस में गिवन कार है तो ज्यादातर यही वजूहात होती हैं कि वो टेम्परेचर उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स से कोई हमें मुफादा या हमें कोई मुफाद मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी दूसरी चीज की हेल्प की जरूरत है, इन मार्कर्स को अपनी सेफ्टी के लिए या यहाँ पर इंक्स को या फिर इसको सूखने से बचाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर डक्स लगे हुए हैं, यहाँ पर प्रॉपर काफ्टें बनी हुई है, इनकी प्रॉपर स्टॉपर लगे हुए हैं, किस वजह से, ताकि इसकी हेल्प कर सके इसको मजीद चलने में और इसकी मजीद जो है ना वर्किंग को अफेक्टेड बनाने के लिए, ये ना हो कि एक दफा चलने के बाद इसकी दोबारा से हम लोग अफेक्टेशन और इसकी राइटिंग से इस्तेफादा ना हासिल कर सके। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग फिर क्या करेंगे, इसकी प्रिकॉशंस को देखेंगे कि इसके एहतियाती तदाबीर क्या है, इनको मजीद लंबे अरसे तक किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी की सारी इसकी प्रिकॉशंस क्या है, नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर गोज, और जिसके वजह से वो होता है वो उसकी तरफ मायल होना शुरू हो जाता है।
तो बच्चे यहाँ पर जितने भी नेचर प्रोसेस होंगे असल में ये फिर उसी की तरफ क्या कहते हैं कि माइल हो जाएंगे, उसी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे जिस सोर्स से ये बनना शुरू हो रहे हैं या जिस सोर्स से इनको मेन एनर्जी हासिल हो रही है। तो फिर ये उसकी सपोर्ट की वजह से या फिर सराउंडिंग की सपोर्ट की वजह से अपने प्रोसीजर को परफॉर्म करवाने के काबिल बनेंगे। इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट कॉज एन इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये हमेशा क्या करेगा इस सिस्टम में, यानी साइकिल ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द केस ऑफ द एंट्रोपी जो चीज है, अगर कोई नेचुरल प्रोसेस हो रहा है तो उस नेचुरल प्रोसेस में ये उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी ज्यादा होगी। क्या होगी? एंट्रोपी ज्यादा होगी। जिसके पास खसूसियात का तामुल ज्यादा होगा ये उसकी तरफ माइल हो जाएगा, लिहाजा उस सिस्टम की जो फिर साइकिल ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंपैरिजन होगी वो उसकी सराउंडिंग के साथ भी हो जाएगी। अंडरस्टूड है? फॉर एग्जाम्पल, suppose an amount of the heat Q flow from a reservoir at temperature T1। फर्ज करें आपके पास एक रेजरवायर है जिसकी हीट Q और T टेम्परेचर 1 पर उसकी ये वाली खसूसियत बरकरार है। फिर कहता है थ्रू अ कनेक्टिंग रॉड, एक कनेक्टिंग रॉड हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट करवाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें ये हमारे पास एक किस्म का बीकर है, इसको नीचे से हम लोग टेम्परेचर T1 दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिक्विड है ये गर्म हो रहा है, हॉट हो गया। तो इसको क्या किया हुआ है, एक बीकर के साथ, बीकर में हम लोगों ने एक रॉड के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये आपका कोल्ड रेजरवायर है। क्या है? कोल्ड रेजरवायर, और इसमें भी सोल्यूशन है। अब देखिएगा जब जिसको टेम्परेचर T1 फ्राहम किया जा रहा है वो क्या इसको यहाँ पर मुहैया नहीं करेगा। जिस तरह से हम लोग ठंडे और गर्म पानी का तामुल आपस में करते हैं, मतलब गर्म पानी में ठंडे पानी को मिक्सअप करते हैं, तो फिर हम लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा पानी पहले गर्म था या कौन सा पानी पहले ठंडा था। नहीं ना कर सकते। उसी तरह से क्या होगा, या तो वो एनर्जी वर्क करने के दौरान खारिज हो जाएगी या फिर वर्क करने के लिए एनर्जी को हासिल कर लेगी, ऐड कर लेगी। यही चीज वो यहाँ पर बताएगा। थ्रू अ कनेक्टिंग रॉड, फर्ज करें कनेक्टिंग रॉड की मदद से कुछ हीट, अमाउंट ऑफ हीट उस टेम्परेचर में मौजूद है, उस रॉड में मौजूद है। थ्रू अ कनेक्टिंग रॉड टू रेजरवायर एट टेम्परेचर T2 जो कि T2 टेम्परेचर के ऊपर पड़ा होगा, यानी कोल्ड रेजरवायर में। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रेजरवायर एट T1 डिक्रीजेस। अगर ये वाले बीकर का जो रॉड वाला हिस्सा है इससे जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये वाला, तो इसको नीचे से हम लोग हीट बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर जो हीट की पहले से मौजूद वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से इस तरफ आ गई है। तो फिर यहाँ पर जो पहले से मौजूद नहीं थी हीट, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, उसके पास कुछ वैल्यू ऑफ हीट या वैल्यू ऑफ एनर्जी की गैप हो जाएगी, लिहाजा पहले वाले सिस्टम की हीट कम हो जाएगी। कितनी होगी कम? जो हीट क्यू ड्यूरिंग टेम्परेचर T1 वो फ्राहम कर रहा है, यानी Q ओवर T। क्या है? Q ओवर T। ये सारा का सारा फैक्टर क्या जाएगा? B वाले फैक्टर में। तो यहाँ पर फिर कितनी इंक्रीज हो जाएगी? यहाँ पर बच्चे फिर हो जाएगी इंक्रीज Q ओवर T2। यानी पहले सिस्टम में जिसको टेम्परेचर फ्राहम किया जा रहा है ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर है। हाई टेम्परेचर रेजरवायर की मदद से जब यहाँ से एनर्जी Q एट टेम्परेचर T1 दूसरे बीकर में जाएगी रॉड के जरिए, तो फिर यहाँ का जो टेम्परेचर है ये यहाँ का जो फैक्टर वो कितना इंक्रीज करेगा? Q ओवर T2। एनर्जी जो वहां से आ रही है, क्योंकि हीट का तामुल दोनों में सेम है इसलिए Q1 Q2 नहीं लिखा, लिहाजा जो यहाँ पर चेंज होगा वो फिर ये देखें Q1 इसका है पहले वाले रेजरवायर का, ये फिर हो जाएगा लूज बिकॉज इट लूजेस। और क्या करेगा? लूज, हीट लूज करेगा। हीट दोनों में सेम रहेगी लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा ऑफ द रेजरवायर। देन दूसरे रेजरवायर का जो टेम्परेचर है वो T2 और एनर्जी की वैल्यू वो ही Q रहेगी। अंडरस्टूड है? फिर क्या हो जाएगा, फिर आप लोगों के पास जो नेट चेंज इन एंट्रोपी आएगा, क्या आएगा आप लोगों का? नेट इन चेंज इन एंट्रोपी। प्यारे बच्चों वो क्या आएगा? वो आपका आ जाएगा नेट चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू दूसरा जो आप लोगों का फैक्टर है Q ओवर T2 माइनस Q ओवर T1 पॉजिटिव होगी जब टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा होगा। दिस शोज दैट all the natural process where the heat flows from one system to another system there is always net increase in entropy।
तो असल में वहां पर जो होगा वो उसकी इंक्रीज इन एंट्रोपी होगा। बच्चे वहां पर इंक्रीज इन एंट्रोपी क्यों होगा? उसकी वजह यह है कि जब हम लोगों ने एक सिस्टम को हाई टेम्परेचर रेजरवायर पर रखा हुआ है, जबकि दूसरे टेम्परेचर को हम लोगों ने लो टेम्परेचर रेजरवायर पर रखा हुआ है, तो उस हाई टेम्परेचर रेजरवायर T1 की वजह से जो एनर्जी Q दूसरे में जाएगी, वो जाके एनर्जी तो उसकी दोनों की सेम ही हो जाएगी ना। मतलब उस लिहाज से पहले वाले सिस्टम की एनर्जी कम, दूसरे वाले सिस्टम की एनर्जी ज्यादा, और उसका जो टेम्परेचर होगा T2, तो इसलिए जो हमारे पास फैक्टर होगा Q और T2 वो इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद है लॉ ऑफ डिग्रेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ डिग्रेशन ऑफ एनर्जी क्या है उसको देखते हैं। लॉ ऑफ डिग्रेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास ये चीज कहता है कि कुछ हीट जाया होती है वर्क डन करने में, कुछ हीट गेट होती है वर्क लॉस करने में। ठीक है, ये क्या चीज है ये देखते हैं हम लोग। According to this law, when heat flows from one system to another, the opportunity to convert the heat into work is lost. तो जो वर्क की जो हीट वहां से खारिज हो रही है, उसकी वर्क में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? उसका खराज होगा, यानी उसका जाया होना होगा। और द एनर्जी अवेलेबल फॉर द डूइंग यूजफुल वर्क डिक्रीजेस। तो यहाँ पर यहाँ तो एनर्जी मौजूद होगी किसी खास काम को करने के लिए, तो वो डिक्रीज क्यों? ये चीज क्यों उन्होंने लिखी है? इस चीज को लिखने का मकसद है, जब एक सिस्टम के पास एनर्जी मौजूद है, लेट्स सपोज दैट आपके पास ये वाला सिस्टम है, ये बीकर है ना, यहाँ पर टेम्परेचर T1 इसको फराहम किया जा रहा है और यहाँ पर इसकी एनर्जी Q है। तो दूसरा जो हमारे पास बीकर है ना, उसकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, समझ ले कि वो कोल्ड रेजरवायर है, CRT। ठीक है, कोल्ड रेजरवायर है, टेम्परेचर उसका T2 है, एनर्जी उसकी कहां से आएगी? यहां से आएगी। तो फिर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जो हम लोग कह रहे हैं इसको, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जबकि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर भी और इससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है, इन दोनों के कहने का मकसद एक ही है कि एक सिस्टम की एनर्जी यूज हो जाएगी तो उसकी कम हो जाएगी, दूसरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो काम कर जाएगी। अंडरस्टूड है? एग्जाम्पल क्या है? लेट्स एन एक्सपेरिमेंट हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट करें, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर पर है, पार्टिकुलर्स ऑर्डर में है, तीसरे नंबर पर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी है, जबकि दूसरा जो सिस्टम है क्या है? उसको हमने लो टेम्परेचर रेजरवायर पर रखा हुआ है, लेकिन उसके पार्टिकल्स भी यानी मॉलिक्यूल्स ऑर्डर हैं और काइनेटिक एनर्जी भी रखते हैं। क्या होगा अब? व्हेन दे कांटेक्ट विद ईच अदर, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो आपस में मिलने के बाद क्या होगा? ज्यादा वाली जो एनर्जी है वो कम वाली एनर्जी के साथ तामल करेगी, लिहाजा वो अपनी एनर्जी उसको देकर खुद को डिक्रीज कर लेगी और आगे वाले को इंक्रीज कर लेगी, खुद लॉस्ट हो जाएगी और आगे वाले को गेन कर देगी। यही चीज है, व्हेन दे कांटेक्ट विद ईच अदर losses their order difficult to recognize, means energy no longer available flowing from high to low। तो वो एक ही दफा क्या होगा? अपनी एनर्जी को वहां से लो कर देगा और आपके पास ये चीज तामल में इस तरह से जुड़ जाएगी। लास्ट पर है इसका हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स क्या है? समझ लें कि एक किस्म का मैक्सिमम पॉइंट है, जिस मैक्सिमम पॉइंट की बदौलत किसी बॉडी की आखिरी हद तक काम करने की जो सलाहियत है और उसके बाद उसकी जो सलाहियत खत्म हो जाएगी। जब एक हॉट बॉडी है, दूसरी कोल्ड बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा तो मजीद टेम्परेचर का फ्लो नहीं होगा, तो लिहाजा वो क्या हो जाएगी? वो उसकी हीट डेथ हो जाएगी। हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स क्या है? इन ऑल द रियल प्रोसेस इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज। जितने भी नेचर प्रोसेस है सब में क्या होता है? इंट्रोपी इंक्रीज करती है। दस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ लम्हे के बाद, व्हेन द इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बिकम्स मैक्सिमम, द टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडीज साइन। कहता है कुछ देर के बाद क्या होगा? जब यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सारी की सारी चीजों का जो है टेम्परेचर वो भी एक जैसा हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा तो उनका टेम्परेचर फ्लो करना या उनका टेम्परेचर भरना बंद हो जाएगा। तो बच्चे वो आपके पास क्या कहलाएगी? वो आपके पास डेथ हीट, यही डेथ ऑफ यूनिवर्स कहलाएगी। तो इसमें आप लोगों ने बच्चे आज के जो टॉपिक में सीखा है वो है इसका इंट्रोपी,
characteristics of the entropy, how we compare or how we discuss the entropy with the second law of thermodynamics by quantitatively या quantitatively। तीसरे नंबर पर जो हमारा था वो था लॉ ऑफ डिटेक्शन, और लास्ट पर हम लोगों ने पढ़ा था हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद गुफ्तगू करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।